So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to conclude the chapter Human Reproduction. Human Reproduction को आज हम लोग फाइनली कंक्लूड कर देंगे. तो अभी सबसे पहले जो हमने टॉपिक आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करना है दैट इज अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. अब जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने क्या बात की थी, उसमें हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को डिस्कस कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वीडियो बेटर तरीके से समझ में आएगी. अब एक काम करते हैं, इसको बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. अब ध्यान से समझो, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जिनको हम कोरियोनिक विलाई का नाम देते हैं. जिसको हम किसका नाम देते हैं? कोरियोनिक विलाई. अभी जो कोरियोनिक विलाई होती है दे आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड. यानी कि किससे सराउंडेड होती है? यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड से. ठीक है. Chorionic villi and uterine tissues become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo, जिसको हम fetus बोलते हैं, and maternal body called placenta. Very important. यानी कि अब जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, एंड जो यूट्राइन टिश्यू है, अब वो क्या करेंगे? दे बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर. वो साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे एंड साथ में मिलके वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी. यानी कि वो क्या कर रहे हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी. यानी मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसको फीटस बोला जाता है, उसके बीच में जो फंक्शनल यूनिट है उसको बनाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू. ठीक है. आफ्टर बीइंग इंटरडिजिटेटेड इंटीग्रेटेड विद ईच अदर. नाउ the placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये क्या करता है? जो फीटस होता है, ठीक है, जो फीटस होता है उसके पास में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है. एंड जो फीटस है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम भी प्लेसेंटा करवाता है. ठीक है. यानी कि ये क्या कर रहा है? जो वहां पर बेबी है, डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम भी कर रहा है एंड उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिमूवल का भी काम करता है. ठीक है. क्योंकि अगर बेटा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, तो उसको रिमूव करने का भी जो काम होता है वो भी प्लेसेंटा. ओके. Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo. अब क्या होता है? ये जो प्लेसेंटा है ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ एन अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है. जो किसमें हेल्प करती है? विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. यानी कि जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है एम्ब्रियो तक एंड एम्ब्रियो से, उसका काम कौन करता है? ये प्लेसेंटा से जो कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड है वो करती. ओके. नाउ प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से आप देखो. यानी कि प्लेसेंटा क्या कर रही है? प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में तो हेल्प कर रही है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रिमूवल में तो हेल्प कर ही रही है, बट उसके अलावा ये जो प्लेसेंटा है इट आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड वहां पर काफी सारे हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है. एग्जाम्पल क्या है? एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. दिस इज वेरी वेरी. यानी कि यहाँ पे कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं? एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस.
In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. अब जब प्रेगनेंसी का लेटर फेज आता है, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन भी क्या हो जाता है, फीमेल बॉडीज के अंदर रिलीज होता है, उस फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर रिलीज होता है. एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यानी कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके अंदर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन सीक्रेट होते. नॉर्मली फीमेल्स के अंदर ये हॉर्मोन्स जो है वो सीक्रेट नहीं होते. सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल बॉडी के अंदर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन नाम के जो हॉर्मोन्स है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं. ओके, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ. HCG, HPL. ओके, अब ठीक है, ठीक है. तो इनके फुल फॉर्म्स आपने याद रखने, आइडिया याद रखना है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे एक ह्यूमन बॉडी, फीमेल्स के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर कौन से हॉर्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं. नाउ in addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogens, progestagens, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. यानी कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके अंदर जो बाकी सारे हॉर्मोन्स का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, बाकी सारे हॉर्मोन्स जैसे कि इस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन. ठीक है, तो इनका भी जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, मेटरनल ब्लड के अंदर. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. अब ये जो बेटा हॉर्मोन्स का इंक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में हेल्प करता है, फीटल ग्रोथ में हेल्प करता है. यानी कि फीटस की ग्रोथ, फीटस की प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है. जो मेटाबॉलिक चेंजेस एक मदर के अंदर होते हैं, ठीक है, उस फीमेल के अंदर होते हैं, उसमें हेल्प करता है. एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के अंदर, ठीक है, यानी कि उन फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने एंड जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस उन फीमेल के अंदर हो रहे हैं, उस वुमेन के अंदर हो रहे हैं, उनको मेंटेन करने में भी इनका इंक्रीज प्रोडक्शन जो है वो हेल्प करता है. नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास जो क्या था, एम्ब्रियो, it differentiates into outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm. Again an important point. यानी कि क्या होता है, अच्छा ये जो डायग्राम है ये पहले पूछा हुआ है CBSE के अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, अभी मैं आपको बताऊंगी. अब जैसे इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद में जो एम्ब्रियो था, यानी कि जो इनर सेल मास था, वो किसमें डेवलप करता है, इनटू एन आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म बोला जाता है, एंड इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोला जाता है. तो इसमें वो क्या करता है, जो इनर सेल मास यानी कि जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंशिएट करता है. अब कुछ टाइम के बाद में वहां पर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर आ जाती है जिसको बोला जाता है मीजोडर्म. जिसको क्या बोला जाता है, मीजोडर्म. And these three layers give rise to all the tissues or organs in adults. अब ये जो तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो यही तीनों लेयर जो होती हैं, ये किसमें हेल्प करती है, टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट्स. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब इस डायग्राम को हम एक काम करते हैं, ये और कंप्लीट करके फिर हम एक बार इस डायग्राम को देखेंगे. ओके, now, the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. अब क्या होता है बेटा, ये जो इनर सेल मास होता है, ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वहां पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स का नाम बोलते हैं. अभी जो स्टेम सेल्स होते हैं, इनके पास में वो कैपेबिलिटी होता है, वो पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से ये जितने भी टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वहां पर उस एम्ब्रियो के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट होगी है, तो एक बार आप ध्यान से देखना, ये येलो ही रखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ग्रीन, ठीक है, हाँ ग्रीन ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हुई तो उसके 1 महीने के अंदर, ठीक है, उसके 1 महीने में एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है. ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, हार्ट.
द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. अब जो सोनोग्राफी होता है या अल्ट्रासाउंड होता है तो वहां पर भी क्या किया जाता है, हमको वो बच्चा, ठीक है, या वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उस टाइम पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, बेसिकली वहां पर कुछ हार्ट बीट्स, ठीक है, उसके कुछ साउंड जो होते हैं वो सुन के, या फिर नॉर्मली भी क्या किया जा सकता है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट की साउंड को सुन के वहां पर क्या किया जा सकता है, बेसिकली इस साइन को नोटिस किया जा सकता है कि जो फेटस है वो क्या कर रहा है, अभी ग्रो कर रहा है। Now, by the end of second month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits. यानी कि जब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड होता है, ठीक है, यानी कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड होने पर जो फीटस है वहां पर लिम्स एंड डिजिट्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड हो जाता है, ठीक है, 12 वीक्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि अराउंड 3 महीने, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर का नाम देते हैं। एक मिनट में इसको भी क्या कर देती हूँ ना, हाईलाइट कर देती हूँ। यस, तो वहां पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। यानी कि बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी कि अराउंड 3 महीने के बाद, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं, दे आर ऑलरेडी फॉर्म। The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the fifth month. अब वो जो फीटस है, इनिशियली तो उसकी हार्ट बीट से ही हम क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, डॉक्टर्स आइडिया लगाते हैं कि अच्छा जो फीटस है वो क्या कर रहा है, डेवलप कर। बट जो फीटस की फर्स्ट मूवमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है, उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो जो फीटस है, उसके अंदर जो फर्स्ट मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, एंड वो बच्चे के सिर पे छोटे छोटे बाल नजर आने लगते हैं, तो वो कब नजर आने लगते हैं, ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में ये चेंजेस जो है उस फीटस के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट आई वुड से हमको देखने को मिलता है। by the end of about 24 weeks, which is the end of second trimester, 24 weeks का क्या मतलब हो गया, यानी कि अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है, 24 weeks का क्या मतलब हो गया, अराउंड 6 मंथ्स। तो वहां पर क्या होता है, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म। यानी कि जब ये एंड ऑफ ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 6 महीने जब हो चुके हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को, एक, इसको मैं कर दूं यहाँ पर, ओके। तो जो 6 महीने जब हो चुके हैं प्रेगनेंसी को, तो जो बॉडी है उस फीटस की, इट इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स वहां पर आने लगते हैं वो फीटस की बॉडी पे। जो आईलिड्स है वो क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, एंड जो आई लैशेज है वो भी फॉर्म हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। यानी कि जब 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड होते हैं, तब तक जो फीटस है, इट इज fully developed and it is ready to finally come out. Okay, that means it is ready for delivery. Okay, okay, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ध्यान से देखो। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड यहाँ पे आपको प्लेसेंटल विल्लाई देख रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लेसेंटल विल्लाई। अब यहाँ पर ये देखो, ये प्लेसेंटा जो है, ठीक है, ये किसके थ्रू, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें कुछ वेसल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो और द फीटस। दिस इज द यॉक सैक, ये क्या होता है, यॉक सैक होता है। एंड दिस इज द यूट्राइन कैविटी, ये जो आपको नजर आ रही है, दिस वन इज द यूट्राइन कैविटी। एंड दिस इज द प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स के अंदर एक प्लग ऑफ म्यूकस जो है, ठीक है, म्यूकस का एक जो प्लग है वो वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि जो म्यूकस का डिपोजिशन है बेसिकली, वो सर्विक्स के अंदर देखने को मिलता है when the human fetus is within the uterus. Okay, okay, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इस इन दोनों डायग्राम्स को देख लेते हैं। हाँ, इसको देख लेते हैं, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल फंक्शंस। सो सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन की बात हो रही है, दैट मींस कोरियोनिक विल्लाई ऑन ट्रोफोब्लास्ट प्लस यूट्राइन टिश्यू इंटरडिजिटेट टू फॉर्म द प्लेसेंटा। यही देखने को मिल रहा है, प्लेसेंटल विल्लाई एंड यूट्राइन कैविटी दे बिकम इंटरडिजिटेटेड, एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, प्लेसेंटा।
ठीक है। कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, यही मैंने आपको बताया, विच इज कनेक्टेड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। नाउ एंडोक्राइन नोड यानी कि कुछ हार्मोन्स जो प्रोड्यूस, अच्छा हाँ पहले ये समझो, लाइफ सपोर्ट नोड, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लेसेंटा की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या करती है, इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है कुछ हॉर्मोन्स भी जो है वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। एंड ओवरी जो है वो प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस पे रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी क्या करती है, रिलीज करती है। अब एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अदरवाइज ये नॉर्मल फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, ये सिर्फ जो है प्रेगनेंसी के टाइम एक फीमेल की बॉडी में रिलीज होते हैं। एंड हियर इज द एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन नोट, यानी कि जो इनर सेल मास है, ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वहां पर क्या होगा, एक एक्टोडर्म लेयर यानी कि आउटर लेयर फॉर्म होती है, मेसोडर्म मिडल लेयर एंड एंडोडर्म विच इज द इनर लेयर। पहले एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्म होती है, उसके बाद में क्या होता है, मेसोडर्म फॉर्म होती है। दीज कंटेन स्टेम सेल्स, जिनके पास में वो पोटेंसी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जितने भी एडल्ट टिश्यूज होते हैं उनको गिव राइज कर सकते हैं, यानी कि उनको जनरेट वहां पर या प्रोड्यूस वहां पर करा सकते हैं, ओके। अब दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, ठीक है। तो जब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो जो हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो का हार्ट सबसे पहले फॉर्म होता है, एंड इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ एंड इट कैन बी एनालाइज्ड वाया स्टेथोस्कोप, ठीक है। बच्चे की हार्ट बीट को सुन के वहां पर एनालाइज किया जा सकता है कि अच्छा जो फीटस है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो डेवलप कर रहा है। 2 मंथ्स में क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। by the end of 12 weeks, in 12 weeks, ठीक है, first trimester में most of the major organ systems are formed, example external genital ducts, तो ये जो है एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फॉर्म हो जाते हैं। आफ्टर 5 मंथ्स, ठीक है, फर्स्ट फेटल मूवमेंट्स कैन बी ऑब्जर्व, एंड वो जो बच्चा है उसके सर पे भी बाल जो है वो नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, फिर सोनोग्राफी में। एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो बॉडी है इट इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, eyelids have been separated and eyelashes are formed. By the end of 9 months जो fetus होता है it is fully developed and it is ready for delivery, जिसको हम पार्चुरेशन का नाम देते हैं, ओके। So that was all about pregnancy and embryonic development. अब इसके अंदर ये जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है विच इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, इसको एक बार देख लेते हैं एंड हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली रैप। नाउ लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लें क्या, नहीं, ओके ये ले लेते हैं। So the average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. So जो 9 months of pregnancy होता है, ठीक है, इस पीरियड को, इस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus is called parturition. अब क्या होता है, जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है बेटा, यानी कि एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, जब वो जो फीटस है इट इज फुली डेवलप्ड, ओके, एंड इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, तो जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस वहां पर होने लगती हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बेसिकली दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है और डिलीवरी ऑफ फीटस यानी कि जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं पार्चुरेशन। नाउ पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब जो पार्चुरेशन होता है इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी कि वहां पर हमारा न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दे बोथ आर इंटीग्रेटेड एंड दे बोथ फंक्शन टुगेदर, ओके, टू इंड्यूस पार्चुरेशन, टू इंड्यूस द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस के अंदर हो रही है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। So the signals for parturition originate from the fully developed fetus
and the placenta which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex. अब क्या होता है, जब जो फीटस है वो फुली डेवलप हो गया, ठीक है, जब वो फुली डेवलप हो गया तो वहां पर उस फुली डेवलप फीटस से पार्चुरेशन के लिए यानी कि उसकी डिलीवरी के लिए जो है सिग्नल्स आने लगे, ठीक है, वो जो सिग्नल्स हैं वो क्या होने लगते हैं, इंड्यूस होने लगते हैं, ओरिजिनेट होने लगते हैं, एंड उसी के साथ में प्लेसेंटा से आने लगते हैं, ठीक है, फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा, जो क्या करवाते हैं, इट इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनिशियल स्टेज पे जब सिग्नल आया फुली डेवलप्ड फीटस से एंड प्लेसेंटा से, तो वहां पर जो यूट्रस है वहां पर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो गई, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती उस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है बहुत माइल्ड होती है, ठीक है, यानी कि थोड़ा वीक कॉन्ट्रैक्शन होती है आई वुड से। अब इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि जब इनिशियल सिग्नल्स आने लगे फ्रॉम द फीटस, ओके, अब जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिग्नल आ गया पार्चुरेशन का, ठीक है, कि अच्छा अब जो है ये जो बेबी है उसको अभी बाहर जाना है, ठीक है, यानी कि उसका डिलीवरी होना है, तो जैसे ही फर्स्ट सिग्नल आ जाता है तो जो मैटरनल पिट्यूटरी है वहां से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, वहां से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो मैटरनल पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है एंड इट कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब जो फीटस था जब उसकी डिलीवरी होनी थी तो वहां से इनिशियल सिग्नल्स आ गए, इनिशियल सिग्नल्स आ गए जिसकी वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसको हमने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला। अब जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ तो वहां पर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे उनको पता चल गया कि अच्छा अभी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हो चुका है, यानी कि फीटस से फर्स्ट सिग्नल मिल गया, तो ऑक्सीटोसिन अब रिलीज करना स्टार्ट। अब ऑक्सीटोसिन वहां पर क्या होगा, रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से। अब ये जो ऑक्सीटोसिन यहाँ पर रिलीज हुआ ये क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा एंड ये वहां पर स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, ये वहां पे क्या करवाएगा, स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब जैसे जैसे वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो माइल्ड से स्ट्रोंगर होती जाती है, ठीक है, यानी कि उनका इंटेंसिटी बढ़ता है, तो जो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन है वो स्टिमुलेट होने लगता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है। दिस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स चल रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस है उनका इंटेंसिटी धीरे 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 करके बढ़ने लगता है। इसीलिए जब एक फीमेल की डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है, जब एक फीमेल की डिलीवरी होने वाली होती है, यानी कि एक जो फीमेल होती है वो जब लेबर पेन में होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, दैट पेन इज सीवियर। तो सीवियर क्यों है, बिकॉज वहां पर कंटिन्यूअसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है इन्हीं की वजह से क्या होता है, दीज कॉन्ट्रैक्शंस लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, जो बेबी है इट इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, वो जो बच्चा है वो क्या होता है, वो जो फीटस है वो क्या होता है, इट कम्स आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल के थ्रू वो जो फीटस है, ठीक है, जो वो बेबी है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out from the uterus. अब जैसे ही इन्फेंट का डिलीवरी हो गया, बच्चे का जब डिलीवरी हो गया, जो प्लेसेंटा है उसको भी क्या कर दिया जाता है, यूट्रस से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, यानी यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. Again, an important point.
यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वहां पर जब प्रेगनेंसी अकर करती है तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के वो क्या करते हैं, दे अंडरगो फर्दर डिफरेंशिएशन एंड वहां पर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को हम लैक्टेशन का नाम देते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ऐसा बोला जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, बेसिकली वो जो मिल्क है उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कोलोस्ट्रम नाम देते हैं। अब इस कोलोस्ट्रम के अंदर वो जो इनिशियल डेज पे, ठीक है, जो मम्मी है, ठीक है, वो बच्चे की जो माँ है, उनसे जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उनके मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कोलोस्ट्रम का नाम देते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कोलोस्ट्रम होता है, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज which are absolutely essential to develop resistance for the newborn babies। यानी कि बच्चा जो है उसको डिजीजेस से रेजिस्टेंस मिल सके, वो रेजिस्टेंट बन सके, ठीक है, उसके लिए वहां पर जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इनिशियल डेज पे माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। वो जरूरी होता ही क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है जो बच्चे को क्या करती है, न्यूबॉर्न बेबीज को रेजिस्टेंस डेवलप करने में हेल्प करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। यानी कि अगर किसी कपल को, ठीक है, ये चाहिए कि उनका बेबी हेल्दी हो, तो ब्रेस्ट फीडिंग वहां पर बहुत जरूरी होता है जब इनिशियल पीरियड चल रहे हैं ऑफ इन्फेंट ग्रोथ। इन्फेंट यानी कि वो जो छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ का जब इनिशियल पीरियड चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है ही क्यों, बिकॉज वो जो इनिशियल डेज पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हमने कोलोस्ट्रम बोला, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे को क्या करती है, नेचुरली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर वो बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है वो क्या होता है, वीक रह जाता है, ठीक है। यानी कि वहां पर उनकी जो डेवलपमेंट है वहां पर जो है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, सो दैट इज व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार ये डायग्राम देख लो, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। वी आर फाइनली मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इज अबाउट प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा क्या करती है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव्स वेस्ट, ओके। इट इज कनेक्टेड वाया अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्रेगनेंसी एक्सक्लूसिव हार्मोन्स आर एचसीजी एचपीएल। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर ये दोबारा से आ गया है, लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम फोकस। तो स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो ये जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसको आप ध्यान से देख लेना। अब एम्ब्रियोनिक माइलस्टोन की बात भी हमने ऑलरेडी कर ली, तो इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो खुद से, ठीक है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, इसकी बात हमने नहीं करी, मतलब कर ली है बट इस स्लाइड के थ्रू नहीं करी है, ठीक है। सो व्हाट इज द फीडबैक लूप ऑफ बर्थ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, मैटरनल पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है। यानी कि जो इनिशियल सिग्नल आया फॉर डिलीवरी फॉर पार्चुरेशन, वो कहाँ से आता है, फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एट प्लेसेंटा। अब जैसे ही वो सिग्नल आया तो वहां पर क्या हो जाता है, मैटरनल पिट्यूटरी जो है ट्रिगर हो जाती है एंड वहां पर सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा अब जो है इस फीटस का डिलीवरी होना है, तो अब हमें ऑक्सीटोसिन रिलीज कर। तो जो पिट्यूटरी है, मैटरनल पिट्यूटरी, इट स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होती है, उतना ही फीमेल्स कुछ टाइम पे पेन भी हो रहा होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है, इट इज हेल्पिंग इन द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी और इन द बर्थ और इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब लैक्टेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस कोलोस्ट्रम विच इज द इनिशियल मिल्क, ओके। एंड इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज इट इज पैक्ड विद वाइटल एंटीबॉडीज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न इम्यूनिटी। यानी कि न्यू बॉर्न की इम्यूनिटी के लिए वो एंटीबॉडीज जो उसको देनी जरूरी है या उनको रिक्वायर्ड है, वो इस मिल्क के अंदर, विच इज द इनिशियल मिल्क, ठीक है, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी क्या होती है, प्रेजेंट। ओके। ओके। सो इसी के साथ में हमने फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं देखती हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आएगा, या ये आएगा या फिर आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये दोनों चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर की वीडियोस आपको बड़ी जल्दी देखने को मिलेंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? नोट्स आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with a new chapter. Till then, keep learning.